हम सबक नंबर 1 में अगला टॉपिक देखेंगे अपना पार्ट 2 में यकसा इसराई हरकत के लिए रफ्तार और वक्त की तरसीम। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास एक जुदूल दिया हुआ है। मुकर्ररा वक्त के मुताबिक एक कार की रफ्तार में होने वाली तब्दील जुदूल में दी हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे हम 5 सेकेंड में जो है वो रफ्तार 0 मीटर फी सेकेंड थी। 5 सेकेंड में जो है वो 8 मीटर फी सेकेंड थी। फिर 10 में 16, 15 में 24। तो इस तरह से यहाँ पर 5-5 सेकेंड में जो है वो रफ्तार जो है वो बदल रही थी। यहाँ पर 5-5 सेकेंड में जो है वो रफ्तार तब्दील हो रही थी। अब यहाँ पर देखो 5 मिनट में 8 अगर रफ्तार बढ़ रही है रफ्तार फी सेकेंड, तो 10 मिनट में जो है वो 16 हो गई। फिर उसके बाद में 15 सेकेंड में जो है वो 24 होगी। इसका मतलब यहाँ पर भी जो है वो एक यकसा तब्दीली आ रही थी। और वो तब्दीली कैसे हो रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। यानी जो इसमें तब्दीली है वो आगे आगे बढ़ती जा रही थी और कैसी थी, यकसा थी, एक जैसी तब्दीली थी। यानी कि अगर रफ्तार जो है वो हर 5 मिनट में है 8 मीटर फी सेकेंड जो है वो बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हर 5 सेकेंड में जो है वो 8-8 जो है मीटर फी सेकेंड ये इसकी रफ्तार बढ़ रही है। तो यहाँ इस जुदूल से ही हमको ये मालूम पड़ जाता है कि ये यकसा इसराई हरकत है। क्यों यकसा इसराई हरकत है? क्योंकि कार की रफ्तार जो है वो बदल रही थी यहाँ पर। और किस तरह से बदल रही थी, एक जैसी रफ्तार थी। यानी कि हर 5 मिनट में हर 5 सेकेंड में जो है वो कार की रफ्तार जो 8 मीटर फी सेकेंड जो है वो तब्दील हो रही थी। तो इस तरह से ये यकसा इसराई हरकत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लगातार तब्दीली हो रही थी और वो तब्दीली यकसा थी, एक जैसी थी। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इस यकसा इसराई हरकत के लिए रफ्तार कहेंगे। और ये वक्त भी हम देखेंगे 5-5 सेकेंड जो है वो वक्त है यहाँ पर। अब यहाँ हम तरसीम देखते हैं। तो तरसीम में दिया हुआ है कि मुकर्ररा वक्त में, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि तरसीम में जो है वो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब तरसीम जो है ख़त मुस्तकीम में है। तो अगर ये ख़त मुस्तकीम में है तो इसका मतलब ये है कि ये यकसा रफ्तार है, यकसा रफ्तार जाहिर कर रहा है। हमने तरसीम नंबर 1 देखे थे, उसमें हमको तरसीम नंबर 1 में जो है वो हमने स्ट्रेट लाइन हमको हासिल हुई थी, यानी कि ख़त मुस्तकीम में था। और दूसरा जो हमने किए थे तो वो हमको इस तरह से जिगजैग फॉर्म में मिली थी, थोड़ा सा मतलब चेंजेस थी, वो एक ख़त मुस्तकीम में नहीं थी। तो इस तरह से ये क्या है, गैर यकसा था। लेकिन तरसीम का ख़त मुस्तकीम में होना यानी कि ये यकसा रफ्तार जाहिर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये यकसा इसराई हरकत के लिए रफ्तार जो है वो यहाँ से भी समझ में हमको आ जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है कि मुकर्ररा वक्त में रफ्तार में यकसा तब्दीली होती है। ये हमने जुदूल में भी देखा और हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। ये जो ख़त मुस्तकीम में हमको लाइन मिल रही है ग्राफ में, और ये रफ्तार इसराई होते हुए इसरा यकसा है। ये रफ्तार इसराई होते हुए यानी कि ये तब बदल रहा है हर सेकंड में, हर 5 सेकंड में। तो इसलिए ये क्या है, इसरा यकसा है, क्योंकि हर 5 मिनट में रफ्तार में तब्दीली हो रही है। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है कि तमाम यकसा इसराई रफ्तार के लिए रफ्तार और वक्त की जो तरसीम है जो क्या है, एक ख़त मुस्तकीम है। फिर इसका तीसरा पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि गैर यकसा इसराई रफ्तार के लिए रफ्तार वक्त तरसीम वक्त के मुताबिक इसरा में होने वाली तब्दीली की बिना पर किसी भी शक्ल की हो सकती। अगर हम गैर यकसा इसराई हरकत लेंगे तो ये तरसीम जो है वो किसी भी शक्ल में होगी। ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरह से भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, यानी कोई भी शक्ल होगी ख़त मुस्तकीम को छोड़कर। तो इस तरह से ये 3 नुकात हमको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखेंगे कि तरसीम में जो है कार 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के वक्फे के दरमियान जो तय करदा फासला है वो रेलगाड़ी की मिसाल के मुताबिक मालूम कर सकते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी की जो रफ्तार थी उसके मुताबिक हम इसकी भी औसत रफ्तार मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ कार की रफ्तार मुस्तकिल ना होने से यकसा असरा तब्दील होता है। यहाँ पर कार की जो रफ्तार है यकसा नहीं है, एक जैसी, मतलब एक फिक्स नहीं है, बल्कि क्या हो रही है, तब्दील हो रही है। तो ऐसे वक्त में हम दिए गए वक्त के दरमियान कार की औसत रफ्तार इस्तेमाल करके कार के ज़रिए तय करदा फासला मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ इसका दरमियानी क्या है, इसका दरमियानी ये जो हम 24 ले लेंगे। ठीक है, दरमियानी रफ्तार 24 है। तो दरमियानी रफ्तार 24 है तो इसके जो ये ऊपरी हद है और ये निचली हद है, इनका हम क्या करेंगे, मजमुआ मालूम करेंगे। तो यहाँ पर इसकी ऊपरी हद जो है वो
सॉरी इसकी ऊपरी हद 16 और जमा 32/2 बराबर कितना हो गया यहाँ पर 32, 6 और 2 8 और 3 1 4 48 हो गया और बटे 2, तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 यानी कि 24। तो 24 मीटर फी सेकेंड जो है वो है। इसको दिए हुए वक्त यानी 10 सेकेंड से ज़र्ब करने पर, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 सेकेंड में और 20 सेकेंड में, यानी कि 10 सेकेंड में जो इसकी रफ्तार है और 20 सेकेंड में जो इसकी रफ्तार है, इसका अगर हम औसत मालूम करते हैं तो 10 सेकेंड की रफ्तार कितनी है 16 है और 20 सेकेंड की रफ्तार कितनी है 32 है। तो हमने दोनों को जमा किए और दोनों को जमा करने के बाद औसत मालूम करने का फॉर्मूला है कि दोनों की जमा बटे 2, तो हमको 24 मिला। इसका मतलब ये है कि इसकी औसत रफ्तार कितनी है 24 मीटर फी सेकेंड, मीटर फी सेकेंड। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 सेकेंड से ज़र्ब करने पर कार के लिए जो तय करदा फासला है वो हमको मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कार की तय करदा फासला बराबर कितना है इसकी औसत रफ्तार, औसत रफ्तार ज़र्ब वक्त। अब हम सिर्फ 10 सेकेंड ले रहे हैं तो इसकी औसत रफ्तार 24 है और ज़र्ब वक्त जो है वो 10 सेकेंड है। तो यहाँ पर क्या मिला हमको 40 मीटर। तो यानी कार के ज़रिए तय करदा फासला कितना था 240 मीटर था। तो यहाँ जो है वो पिछली मिसाल के मुताबिक कार के ज़रिए जो तय करदा फासला है यानी कि 240, जो ये फासला जो कार के ज़रिए तय करदा है वो फासला जो है वो बराबर होता है इसके ज़रबतुल अज़ला ABCD के। इसके पहले वाले में हमने देखे थे ग्राफ में कि किस तरह से रकबा जो है वो मसावी था, यानी कि हमने 120 फासला मालूम किए थे उसका रफ्तार और बाद में फिर जो है वो ज़रबतुल अज़ला का रकबा मालूम किए थे, तो दोनों जो है वो 120 आया था। तो इस तरह से यहाँ पर ये मसावी था। तो हम देखेंगे कि जो कार के ज़रिए तय करदा फासला है वो ज़रबतुल अज़ला ABCD के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ज़रबतुल अज़ला ABCD ये 4 ज़िलाई शक्ल में जो है वो एक मुरब्बा है और एक है जो है मुसल्लस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एरिया ऑफ ज़रबतुल अज़ला ABCD बराबर है किसके, इसमें एक मुरब्बा बन रहा है और एक मुसल्लस बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर है मुरब्बा यानी 4 ज़िलाई शक्ल ADCE और जमा मुसल्लस एरिया ऑफ मुसल्लस ABE के, और यहाँ पर ये एरिया ऑफ मुरब्बा। तो इस तरह से जब हम ये कीमत मालूम करेंगे तो कार के ज़रिए तय करदा जो फासला है वो इसके ज़रबतुल अज़ला के ABCD के बराबर होगा। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है तरसीमी तरीके से हरकत की मसावात मालूम करना। न्यूटन ने शय की हरकत का मुताला करने के बाद हरकत की 3 मसावातें जो है वो अखज़ की। जब न्यूटन ने शय की हरकत का मुताला किया तो उसने क्या किया, 3 मसावातों को अखज़ किया। जो ख़त मुस्तक़िम में मुतहरिक एक जिस्म का हटाव, रफ्तार, इसरा और वक्त के दरमियान ताल्लुक़ से इसने ये मसावातें बनाई। तो हम जानते हैं कि सर आइज़ैक न्यूटन ने क्या किया, शय के अंदर जो हरकत हो रही है उसको देखते हुए 3 मसावातें बनाई और उन्होंने देखा कि जब ख़त मुस्तक़िम में मुतहरिक एक जिस्म यानी जो हरकत कर रहा है एक जिस्म, उसका हटाव, रफ्तार, इसरा और वक्त के दरमियान जो है वो ताल्लुक़ है, इससे जिसकी वजह से हमको ये मसावातें मिली। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक जिस्म में इब्तिदाई रफ्तार, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इब्तिदाई रफ्तार कितनी है, u है। तो एक जिस्म अपनी इब्तिदाई रफ्तार u से ख़त मुस्तक़िम में मुतहरिक है यानी कि हरकत कर रहा है। तो वक्त जो है वो t है, ये आपको याद रखना है तमाम चीज़ें, और इसरा जो है वो इसका a है। पैदा होने वाली आखिरी रफ्तार जो है वो इसमें v है, और हटाव यानी कि s, ठीक है।
तब 3 मसावतें इस तरह से हमको हासिल होती है। यानी ये इतनी चीज़ें आपको इसके नाम याद रखना है, किसको क्या कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वो इस सबक में जो हल करदा मिसालें हैं या हल करने वाली मिसालें हैं हमको उसमें इन ज़ाब्तों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये तीनों फार्मूले बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको दहुम जमात में भी ये इस्तेमाल में आएंगे सबक नंबर 1 में। तो ये आपको ध्यान याद रखना है और बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो यहाँ पर एक ज़ाब्ता है, ये रफ्तार वक्त में ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है, v बराबर u जमा AT। ये हटाओ वक्त में ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है, क्योंकि s यानी हटाओ है, ut जमा हाफ AT स्क्वायर। और ये हटाओ और रफ्तार में ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है, क्योंकि v जो है वो इसकी आखिरी रफ्तार है, u इब्तिदाई रफ्तार है और s जो है वो हटाओ है। तो हम इन मसावातों को तरसीमी तरीके से किस तरह हल कर सकते हैं देखेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं रफ्तार वक्त में ताल्लुक़ की मसावत। तो ये मसावत क्या है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, v बराबर u जमा AT। तो इसको हमको हासिल करना है कि रफ्तार और वक्त में ताल्लुक़ की मसावत क्या है तरसीमी तरीके से। तो यहाँ पर एक हमारे पास शक्ल दी गई है, रफ्तार और वक्त की तरसीम इसको कहा गया है। तो यहाँ रफ्तार और वक्त की तरसीम में ये जो है वो हमारा यकसा इसराई रफ्तार से मुतहरिक जिस्म में वक्त के मुताबिक तब्दील होने वाली रफ्तार 1.9 में तरसीम के ज़रिए दिखाई गई है। तरसीम में जिस्म नुक्ता D से मुतहरिक होता है, यानी यहाँ पर नुक्ता D है, यहाँ से ये हरकत करता है, वक्त के मुताबिक जिस्म की रफ्तार बढ़ती जाती है, यानी इसकी रफ्तार बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है, वो रफ्तार जो है वो नुक्ता B पर आ जाती है। यानी जब ये जिस्म हरकत करता है, मुतहरिक होता है, तो ये जो है वो B पर आ जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जिस्म क्या है, मुतहरिक जिस्म D है और वो हरकत करने के बाद, मुतहरिक होने के बाद B तक पहुँचता है, जिसमें वक्त जो है वो T है, तो नुक्ता B तक पहुँचता है। और जिसमें इब्तिदाई रफ्तार U है, तो यहाँ पर OD यानी कि ये U है, OC यहाँ पे ये पूरा OC जो है वो क्या है, V है। और इसके बाद में OE T है, यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसरा का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। क्या है इसरा का ज़ाब्ता, हम पढ़ चुके हैं इसके पहले के टॉपिक में। तो इसरा यानी कि A का ज़ाब्ता है बराबर रफ्तार की तब्दीली बटे वक्त। तो यहाँ पर रफ्तार की तब्दीली यानी कि दो रफ्तार है, एक जो है वो इब्तिदाई रफ्तार है, इब्तिदाई रफ्तार माइनस आखिरी रफ्तार, ये हमारा इसरा का ज़ाब्ता है, और बटे जो है वो वक्त है। अब यहाँ पर इसका आखिरी रफ्तार इब्तिदाई रफ्तार है, यानी कि फार्मूला क्या बनेगा, A बराबर इब्तिदाई रफ्तार यानी कि U होगा और आखिरी रफ्तार यानी कि V होगा। तो यहाँ पर इसकी इब्तिदाई रफ्तार क्या है, U है, U का नाम क्या है, यहाँ पर OD है, और दूसरा आखिरी रफ्तार क्या है, OC है। तो इसका मतलब ये है कि OC में से हम नफ़ी करेंगे OD, यानी कि इसकी जो आखिरी रफ्तार है उसमें से इब्तिदाई रफ्तार होगी माइनस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर OC नफ़ी OD, और T जो है वो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर वक्त जगह पे T लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, अब यहाँ पे OC और OD, यानी कि OC में से ये जो पूरी लाइन दी गई है OC, उसमें से मैं OD अगर नफ़ी कर दूंगी तो मुझे सिर्फ यही लाइन मिलेगी। देखो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ये मिसाल के तौर पर हमारा OD है और ये जो है वो OC है, ठीक है। तो ये पूरे OC में से हम क्या करेंगे, ये OD निकाल देंगे। तो OD जब हम निकाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर CD मिलेगा। तो इस तरह से ही OC माइनस OD की जगह पे हम क्या लिखेंगे, CD लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A बराबर OC माइनस OD, यानी कि उसमें से नफ़ी करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर CD बटे T।
अब ये टी जो है वो तकसीम में वहाँ जाके ज़र्ब बन जाएगा, तो यानी कि हमको यहाँ सी डी बराबर क्या मिल जाएगा, 80। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे अपने समझने के लिए कि सी डी बराबर है ओ सी नफ़ी ओ डी के। आगे समझ में ये। अब ये जो है वो हमारी मसावात नंबर 1 है। अब इसके आगे हम मज़ीद हल करते हैं। नुक्ता बी से वाई महवर के मुतवाज़ी, अब ये हमारा नुक्ता बी है, इससे वाई महवर के मुतवाज़ी हमारा एक ख़त खींचना है। ये हमारा वाई महवर है और ये हमारा जो है वो एक्स महवर है। अब यहाँ पर नुक्ता बी से हमने ये वाई महवर के मुतवाज़ी ख़त खींच दिया यहाँ पर, तो ये हमारा जो है वो वाई महवर के मुतवाज़ी एक ख़त है। इसके बाद में जो है वो एक्स महवर को, और वो एक्स महवर को नुक्ता ई पर कता करता है। तो देखो ये एक्स महवर है, इसको ये कहाँ कता कर रहा है, नुक्ता ई पर कता कर रहा है। ठीक है, तो नुक्ता डी से एक्स महवर के मुतवाज़ी, अब नुक्ता डी से जो है वो एक्स महवर, ये हमारा एक्स महवर है, तो इसके मुतवाज़ी भी हमको एक ख़त खींचना है जो ख़त बी ई को, ये जो बी ई है उसको नुक्ता ए पर कता करता है। तो यहाँ पर ये ए को कता कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ये किताब में भी दिया हुआ है 2 लाइन। तो इस तरह से ये आपको अमल करना है। अब इसके बाद में तरसीम जो हमने खींचे, तरसीम के अंदर बी ई बराबर, यानी ये जो पूरा ख़त दिया हुआ है कते ख़त, उसके 2 हिस्से हैं, एक तो ए बी है और दूसरा जो है वो ए ई है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इसके आगे तरसीम बराबर क्या है जो हमने खींचे अभी अमल किए, बी ई बराबर ए बी जमा ए ई। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये लाइन है जो इसके 2 हिस्से हैं, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिए। अब यहाँ पर हमारे पास v बराबर क्या है, v बराबर जो है वो सी डी जमा ओ डी है। ये पूरा जो है वो v है, ये पूरा ख़त जो है वो v है, और ये सिर्फ इतना जो है वो u है। तो ये हम देखेंगे पूरा ये v में क्या आ जाएगा, सी डी और जमा ओ डी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे v बराबर सी डी जमा ओ डी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ ए बी बराबर सी डी है और ए ई बराबर ओ डी है। तो यहाँ पर हमको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी इसकी कीमत रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बी ई बराबर ए बी जमा ए ई ले लिए हमने, और यहाँ पर वी बराबर सी डी और ओ डी हमने लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे अगर हम बी ई बराबर जो है वो वी है, क्योंकि बी ई जो है वो बराबर है किसके, ओ सी के बराबर है, यानी कि मुकाबिल के जो ख़त होते हैं, मुकाबिल के जो कते ख़त होते हैं वो मुतवाज़ी होते हैं एक दूसरे के। तो इस तरह से अगर ये पूरा वी है तो बी ई भी कितना होगा, वी होगा। तो यहाँ पर ये बी ई बराबर हमने वी रख दिए, और ए बी की जगह पे ए बी जो है वो बराबर है किसके, सी डी के, और यहाँ पर ए ई जो बराबर है ओ डी के। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे ए ई बराबर है ओ डी के। तो इस तरह से हम ये तरसीम जो खींचे उसकी जगह पे हम ये कीमत रखेंगे। अब वी बराबर सी डी की कीमत हमारे पास कितनी है, 80 दी गई है, और ओ डी बराबर कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पर यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको ये तरसीम मिल गई, सॉरी ये मसावात मिल गई। तो ये क्या है, हमारी हरकत की पहली मसावात है। तो बहुत ही आसान है ये, आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें क्या करना है, पहले इसरा का ज़ाब्ता रखना है। इसरा का ज़ाब्ता यानी ए है, इसमें इब्तिदाई रफ्तार माइनस आखिरी रफ्तार हमने ले लिए, और वहाँ पर ये इसके ओ सी में से जो है वो ओ डी माइनस करेंगे तो हमको यहाँ सी डी मिलेगा। और इस तरह से हमने ये मसावात तैयार किए। फिर जो हमने तरसीम में अमल किए हैं उसको हम बराबर में लिखेंगे, यानी बी के ये जो 2 हिस्से हैं वो लिखेंगे। अब हम सामने देख ही रहे हैं कि बी ए बी बराबर जो है वो सी डी है और ए ई बराबर है ओ डी। तो इसकी जगह पे हम ये कीमत रखेंगे, और बाद में फिर जो कीमत हमारे पास है वो रख देंगे। तो इस तरह से हमको हरकत की जो है वो पहली मसावात मिल जाएगी। अब हम देखते हैं हरकत की दूसरी मसावात। हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, हटाओ वक्त के ताल्लुक की मसावात। तो इसकी मसावात क्या है, इसकी मसावात जो है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ऊपर। इसकी मसावात जो है वो एस बराबर एस यानी हटाओ यू टी जमा हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमको यहाँ पर साबित करना है।
यहाँ पर हम फ़र्ज़ कीजिए कि यकसा इसरा से एक जिस्म टी वक्त में एस फासला तय करती है, एस फासला तय करता है। तो 1.9 में तरसीम की बिना पर जिस्म का तय करदा जो फासला है वो ज़ोरबतुल अज़ला DOEB है, DOEB, यानी कि कौन सी शक्ल हो गई ये वाली, इतनी पूरी, ये पूरी शक्ल हो गई इसमें, ठीक है। DOEB के रकबे से हम मालूम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि S बराबर जो है वो क्या है, एरिया ऑफ ज़ोरबतुल अज़ला DOEB। अभी ज़ोरबतुल अज़ला DOEB में दो शक्ल हमको दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है बच्चों आपको। एक जो है वो मुस्ततील है और दूसरी जो है वो मुरब्बा है, ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमको दो अलग अलग शक्ल दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हम इसमें क्या लेंगे, ये इसकी जगह पर एक मुस्ततील का रकबा लेंगे और एक जमा जो है वो मुसल्लस का रकबा लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी जगह पर S बराबर एरिया ऑफ मुस्ततील DOEA। हम यहाँ पर एरिया ऑफ चार ज़िले की जगह मुस्ततील भी लिख सकते हैं, और जमा एरिया ऑफ मुसल्लस ABD या DAB भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुस्ततील का रकबा क्या है बच्चों, मुस्ततील का रकबा जो है वो लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, और मुसल्लस का रकबा क्या है, 1/2 कायदा ज़र्ब इर्तफ़ा, ठीक है। तो इनकी जगह पे हम क्या करेंगे, इनका ज़ाब्ता रख देंगे। तो S बराबर मुस्ततील का रकबा लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, यानी कि AE ज़र्ब OE, और हम यहाँ पर इसकी जगह पे रखेंगे 1/2 कायदा ज़र्ब इर्तफ़ा। तो कायदा जो है वो इसका DA या AD, और ज़र्ब इर्तफ़ा जो है वो AB। तो यहाँ पे हमने इसका ये कायदा ले लिए और ये इसका इर्तफ़ा ले लिए, ठीक है। इस तरह से ये इस पर उम्मीद है। अब इसके बाद में हम इसकी कीमत रखेंगे। तो यहाँ पर AE, इसके पहले हमने शक्ल में जो देखे AE, यहाँ पर ये U था और ये जो है वो इसकी आखिरी रफ्तार थी, यानी ये पूरा जो है वो V था, ठीक है। तो ये U है तो ये भी U होगा यहाँ पर, और इसके बाद में ये जो है वो T है, वक्त है यहाँ पर, और इसके बाद में अब यहाँ पर हम लिख लेंगे कि क्या चीज़ दी गई है। लेकिन AE बराबर क्या है, U है, इसकी इब्तिदाई रफ्तार, और OE बराबर क्या है, T है। इसके पहले वाले मसावात में हमने देखे ये T है, यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके बाद OE बराबर DA बराबर T, ठीक है। यहाँ पर ये OE जो है वो ये बराबर होगा इसके मुतवाज़ी जो ख़त है उसके, यानी अगर ये T है तो ये भी क्या होगा, T होगा। तो इस तरह हमने OE बराबर DA बराबर T जो है वो लिख दिए यहाँ पर। अब इसके बाद में हम यहाँ पर कीमत रख लेंगे। अब इसके बाद जिसके पहले जो हमने मसावात हल की, रफ्तार और वक्त की, उसमें हमको एक मसावात मिली थी। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि CD बराबर AT, ये मसावात मिली थी, हमने उसको मसावात नंबर 1 दिए थे। अब यहाँ पर चूँकि CD ये भी इसके मुतवाज़ी ख़त है तो ये दोनों बराबर है, यानी CD जो है वो बराबर है किसके, AB के।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि CD बराबर है AB के, इसलिए AB बराबर क्या होगा, 80 होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे एक की बिना पर, जो हमने मसावात नंबर 1 में साबित किए थे इसकी पहले की मसावात में। अब हम क्या करेंगे, कीमत जो दी गई है वो सब कीमत लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, S बराबर AE कितना है, U है, OE कितना है, T है, तो ज़र्ब T, और जमा 1/2 DA कितना है, ये भी T है, और यहाँ पर AB बराबर क्या है, 80 है, तो ये हमने यहाँ पर 80 लिख लिया। अब यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, S बराबर ये UT हो गया, जमा हाफ, और ये A और T ज़र्ब T यानी T का मुरब्बा 80²। अब ये हो गई हमारी हरकत की दूसरी मसावत। तो बहुत ही आसान है ये, अगर आप एकदम अच्छे से सिस्टम से इसको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम देखेंगे इसकी तीसरी मसावत, हटाओ रफ्तार के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने वाली। अब यहाँ पर हम आखिरी इसकी मसावत देखते हैं, क्या है, हटाओ रफ्तार के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने वाली मसावत। तो ये क्या मसावत है इसकी, V² बराबर U² जमा 2AS, ये हमको साबित करना है। अब इसके लिए क्या कहा गया है कि 1.9 यानी ये वाली तरसीम में मुताबिक जिस्म का तयकुर्दा जो फासला है वो ज़ोरबतुल अज़ला DOEB के रकबे के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, लेकिन ज़ोरबतुल अज़ला DOB क्या है, एक ज़ूज़ंका है। इसलिए हम यहाँ पर जो है वो तीसरी मसावत हासिल करने के लिए ज़ूज़ंका का रकबा इस्तेमाल करेंगे, यानी ज़ूज़ंके के रकबे के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम जिस्म का तयकुर्दा फासला मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम S बराबर लेंगे ज़ूज़ंका DOEB का रकबा S बराबर, अब ज़ूज़ंका का रकबा क्या है, ज़ूज़ंका का जो रकबा है वो क्या है, 1/2 ज़र्ब मुतवाज़ी अज़ला की लंबाई का मजमुआ। अब यहाँ पर मुतवाज़ी अज़ला कौन से है, मुतवाज़ी अज़ला जो है वो OD है और BE है। यहाँ पर BE ये मुतवाज़ी अज़ला है, अगर इसको बड़ा किया जाए तो ये एक दूसरे के सामने है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज़ाब्ते में मुतवाज़ी अज़ला का मुतवाज़ी अज़ला यानी ज़िले, मुतवाज़ी ज़िले का मजमुआ, ज़र्ब मुतवाज़ी अज़ला के दरमियान उमूदी फासला। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं S बराबर 1/2 मुतवाज़ी अज़ला की लंबाई का मजमुआ हमने क्या देखा, OD बराबर है BE के, ये इसके मुतवाज़ी अज़ला है तो इनका मजमुआ करना है, यानी कि OD जमा BE, इनको हमने जमा कर लिए, और इसके दरमियान जो उमूदी फासला है तो इसका उमूदी फासला क्या है, OE, ये इसका उमूदी फासला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे OE। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि क्या है सब चीज़ें, किसकी कीमत क्या है, तो लिखेंगे लेकिन OD बराबर जो है वो U है, यहाँ लिखा हुआ भी है सवाल में इस शक्ल में, और BE बराबर क्या है, V है, ये BE जो है वो OC के बराबर है। ये पूरा अगर V दिया हुआ इसका मतलब इसके सामने जो BE है वो भी क्या होगा, V होगा, तो इसलिए BE बराबर क्या होगा, V होगा, और OE क्या है, T है। अब हम इसकी कीमत रखेंगे, S बराबर 1/2 ज़र्ब OD यहाँ पर है U, और ये BE क्या है, V, और ज़र्ब T, तो यहाँ पर हमको मिलेगा। अब यहाँ पर कीमत रखेंगे हम, A बराबर क्या है, V नफ़ी U बटे T है,
यहाँ पे हम कीमत रख लेंगे मसावात हासिल करने के लिए। ए बराबर है वी नफ़ी यू बटे टी, ये इसरा का ज़ाब्ता है। तो यहाँ पर हमको अगर टी मालूम करना है तो टी बराबर वी नफ़ी यू बटे ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसकी जगह पर ए आ जाएगा और यहाँ टी चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी की कीमत की जगह पे, यहाँ टी की जगह पे हम ये ज़ाब्ता रखेंगे। एस बराबर 1/2 ज़र्ब यू जमा वी ज़र्ब वी नफ़ी यू बटे ए। अब हम इनको ज़र्ब करेंगे, तो यहाँ पर u जमा v और v नफ़ी u हो गया। तो s बराबर 1/2 v जमा u और v नफ़ी u और बटे a। अब यहाँ पे हम इसको आगे हल करते हैं, तो s बराबर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये 2 जो है वो इसके साथ ज़र्ब में आ जाएगा। तो v जमा u एक बार जमा में और एक बार नफ़ी में है, तो इसको हम मुरब्बे में लिख सकते हैं। 2a हमारे पास ज़ाब्ता है, एक बार जमा और एक बार नफ़ी अगर होगा तो हम इसको इसकी कुव्वत 2 लिखते हैं। a स्क्वायर नफ़ी b स्क्वायर ये फार्मूला है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये जो s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2a। अब ये 2a बराबर के उस तरफ गया तो क्या हो गया, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको फार्मूला किस चीज़ का मालूम करना है, v स्क्वायर का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर v स्क्वायर इसको ऐसे ही रखेंगे और ये नफ़ी u स्क्वायर को यहाँ लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये जमा u स्क्वायर बन जाएगा और ये 2as ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह से हमको ये तीसरी मसावात मिली हरकत की तीसरी मसावात है हमारी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जमा 2as। हरकत, तो यकसा दायरवी हरकत में हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा, आइए अमल करके देखें। तो यकसा दायरवी हरकत की मिसाल जो है वो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। यकसा दायरवी हरकत की मिसाल जैसे कि झूला हो गया, इसके बाद में घड़ी हो गई। फिर जो एथलीट्स दौड़ते हैं तो वो भी किस मोशन में दौड़ते हैं, इस तरह से ग्राउंड जो है वो इस तरह का होता है, यहाँ से शुरू करके फिर ये सर्कुलर मोशन में इनको ख़त्म करना रहता है। तो ये क्या है, यकसा यानी एक ही जो है वो उसमें दौड़ते हैं। तो यहाँ पर यकसा दायरवी हरकत की जो है ये बहुत सारी मिसालें हैं। इसमें झूला हो गया, पंखा हो गया हमारे घर में, फिर दौड़ते हुए एथलीट्स हो गए। तो ये सब क्या है, मिसाल है ये यकसा दायरवी हरकत की। अब यहाँ पे हमको मिसाल दी गई है घड़ी के सेकंड की सुई के सिरे का मुशाहिदा कीजिए। इसकी चाल और रफ्तार के मुतालिक आप क्या कह सकते हैं। अब ये चाल जो है वो, चाल का ताल्लुक जो है वो फासले से है, यानी वो कितना फासला तय करती है और उसकी रफ्तार क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं घड़ी हमने यहाँ पर बनाई हुई है। यहाँ पर देखो सेकंड का काटा है, घंटे का काटा है, मिनट का काटा है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि घड़ी के सेकंड की सुई। अब ये जो सेकंड की सुई है, घड़ी की सुई के सिरे की चाल मुसलसल मुस्तकिल रहती है। अब यहाँ पर ये कैसी रहती है, चाल मुस्तकिल रहती है, इसका जो फासला है मुस्तकिल है, लेकिन इसके हटाव की सिम जो है वो मुसलसल तब्दील होते रहने की वजह से इसकी रफ्तार भी मुसलसल तब्दील होती रहती है। लेकिन इसका हटाव की जो सिमत है, यानी वो एक जगह से कैसे फिक्स नहीं है ना, एक जगह पर। यहाँ पर जो घड़ी अगर चल रही है तो टिक टिक आगे बढ़ती जाती, तभी तो जो है वो टाइम जो है वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर इसके हटाव की जो सिमत है वो मुसलसल तब्दील होती रहती है, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार में भी जो है वो तब्दीली आती है। सेकंड की सुई का सिरा दायरवी रास्ते पर घूमता है। अब हमने इसमें देखा कि सेकंड की सुई है, सब घड़ियों में नहीं होती, लेकिन घड़ियों में पाई जाती है सेकंड की सुई। तो ये सेकंड की सुई कंटिन्यू, ये रेड कलर की जो दिखाई दे रही है वो कंटिन्यू घूमती रहती है। तो इसलिए इसका सिरा जो है वो दायरी रास्ते पर घूमता रहता है कंटिन्यू, इसलिए इस हरकत को यकसा दायरवी हरकत कहते हैं। और इस किस्म की जो है वो बहुत सारी मिसालें हमने देख ली, जैसे कि झूला है, झूला भी जो है वो इस तरह से, झूला अगर है गार्डन में तो वो एक आगे तरफ जाता है, फिर वापस पीछे आ रहा है, जा रहा है, पीछे आ रहा है। तो कैसा है, इसकी हरकत जो है यकसा है और एक ही
मतलब इसकी दायरे की जो सिमत है वो भी एक जैसी है, तब्दील नहीं हो रही है कि कहीं दाएं जा रहा है कभी बाएं जा रहा है। तो ये इसलिए इसको क्या कहा गया है, यकसा दायरवी हरकत कहा गया है। अब मिसाल के तौर पर इसके आगे कुछ अमल दिया गया है, कुछ शक्ल दी गई है। इस शक्ल में दिखाए हुए तरीके से एक मुरब्बई रास्ता बनाइए। यहाँ पे हमने मुरब्बई रास्ता बनाया। अब मुरब्बे के कितने ज़िले हैं, 4 ज़िले। तो इस मुरब्बई रास्ते के एक ज़िले के दरमियानी हिस्से के एक नुक्ते पर पेंसिल रखकर एक चक्कर मुकम्मल कीजिए। अब एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए हमको कितने बार चक्कर लगाना पड़ा, अभी समझ लीजिए। यहाँ से गई मैं, यहाँ से, फिर यहाँ से एक चक्कर, फिर यहाँ से दूसरा चक्कर, तीसरा, फिर यहाँ पर आके चौथा। मतलब यहाँ पर हमने यहाँ से शुरू किए थे तो ये 3 चक्कर हमको यहाँ पर लेने पड़े। यानी कि कितने सिमत में, समझ लीजिए यहाँ से हम जा रहे हैं। ये तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, दूसरी एक शक्ल ले लेते हैं और दूसरी शक्ल ऐसी लिए जिसके कितने कोने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एक चक्कर मुकम्मल करते वक्त कितनी मरतबा सिर्फ बदलना पड़ा। तो यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ से हम जा रहे हैं, तो यहाँ से हम यहाँ गए, यहाँ पे सिमत एक बदले, यहाँ से गए दूसरी सिमत, तीसरी सिमत, चौथी सिमत, और फिर यहाँ से हमने शुरू किए थे, ये हमारी 5वीं सिमत। तो इस तरह से इसको कितने सिमत बदलने पड़े, 5 सिमत बदलने पड़े। अब यहाँ पर अगर ज़िले की तादाद बढ़ाते जाएं, आगे की शक्ल देखते हैं। क्या कहा गया कि अगर ज़िले की तादाद हम बढ़ाते जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़िले की तादाद हम बढ़ाते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो लातादाद हो जाएगी। और जब लातादाद हो जाएंगे तो फिर वो घूमने की बजाय वो जो है वो इस तरह से दायरवी सिमत में चक्कर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज़िलों की तादाद कितनी हो गई, लातादाद होने की वजह से। जैसे कि अब यहाँ पे है, यहाँ एक शक्ल बताई गई, तो यहाँ पर भी हमको कई बार सिमत बदलना पड़ रहा है। फिर इसको और छोटा मस्जिद कर दो, यानी और ज़िले जो है इसमें बढ़ा दो, तो फिर और जल्दी जल्दी सिमत बदलना पड़ रहा है। फिर और बढ़ा दो, फिर और जल्दी जल्दी सिमत बदलना पड़ रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि इसमें जब लातादाद यानी छोटे छोटे उसमें ज़िले हो जाएंगे तो हमको क्या होगा, हमको सिमत जो है वो बदलने की जगह हम ये हरकत जो है वो दायरवी बन जाएगी। तो इस तरह से जैसी अज़ला की तादाद बढ़ाते बढ़ाते लातादाद हो जाएगी तो वो रास्ता कैसा बन जाएगा, दायरवी बन जाएगा। क्योंकि इसके दरमियान का जो फासला मुड़ने का, सिमत बदलने का है, वो कम से कम होता जा रहा है। तो जब कम से कम होता जाएगा तो वो जाहिर सी बात है कि कैसा हो जाएगा, दायरवी हो जाएगा। जब जिस्म मुस्तकिल चाल से दायरी रास्ते पर मुतहरिक होता है, यानी कि कोई भी जिस्म जब मुस्तकिल चाल से, जब फिक्स एक उसकी चाल रहती है, फासला रहता है, जब उससे वो दायरवी रास्ते पर मुतहरिक यानी हरकत करता है, तब रफ्तार में होने वाली तब्दीली सिर्फ हरकत की सिर्फ बदलने से होती है। अब यहाँ पर जो रफ्तार में तब्दीली होगी वो सिर्फ उसकी हरकत की सिमत बदलने की वजह से हो रही है। यानी रफ्तार अभी जैसे मोड़ आया तो स्लो हो गया, फिर इधर पे फास्ट गया, फिर मोड़ आया फिर स्लो हो गया। तो यहाँ पर रफ्तार कब बदलेगी, जब उसके हरकत की सिमत में जो है वो तब्दीली होगी। अब चूंकि इसकी हरकत के रफ्तार में जो तब्दीली हो रही है हरकत की सिमत की वजह से, इसलिए इसको इसराई रफ्तार कहता है। क्योंकि इसरा का मतलब होता है कि तब्दीली होते जाना, बदलाव होते जाना। तो इसलिए रफ्तार में जो है वो तब्दीली हो रही है, तो इसलिए इसको इसराई रफ्तार कहा गया। तो जब कोई जिस्म यकसा चाल से दायरी रास्ते पर हरकत करता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब कोई जिस्म यकसा चाल से दायरवी रास्ते पर हरकत करता है तब इसे यकसा दायरवी हरकत कहते हैं। यानी इसकी अगर चाल यकसा हो, चाल का ताल्लुक जो है वो फासले से है, यानी इसका फासला अगर यकसा हो तो दायरवी रास्ते पर हरकत करता है, तो इसे हम यकसा दायरवी हरकत कहते हैं। घड़ी पे आपने कभी गौर किया होगा, जब उसका यहाँ पर इसका यहाँ पर हम घड़ी पे कब गौर कीजिए, सेकंड का कांटा तो है जो कंटिन्यू चलता रहता है, लेकिन जो मिनट का कांटा है जब वो हरकत करता है आगे की तरफ, तो उसकी जो हरकत करने की जो ये रफ्तार होती है वो यकसा होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये फासला कभी एकदम कांटे के एकदम 1 मिनट के ऊपर आ गया और कभी दरमियान में ही रहा। मतलब यकसा 1-1 मिनट से कंटिन्यू 1-1 मिनट से जो है वो हरकत करते रहते हैं। तो ये कैसी हरकत है,
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब मिनट का कांटा जो है वो हरकत करता है जब, तो ये एक एक मिनट पे बराबर इक्वली जो है वो आगे सरकता है। इसका मतलब ये है कि और ये सरकते एक एक मिनट पे हरकत करते करते ये इस तरह से सर्कुलर यानी दायरवी हरकत को मुकम्मल करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हरकत कर रहा है एक एक मिनट में सरक रहा है वो यकसा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर यकसा दायरवी हरकत की जो है वो ये यहाँ से हमको अच्छे से समझ में आ जाता है कि यकसा दायरवी हरकत क्या है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मसलन यकसा चाल से घूमने वाला गोफन में पत्थर की हरकत, जैसे कि खेतों में परिंदों को भगाने के लिए देखो एक गोफन, तो यहाँ पर हम देखेंगे यकसा चाल से घूमने वाला गोफन, जैसे कि खेतों में हम देखते हैं कि परिंदों को भगाने के लिए इसमें किसी रस्सी में बांधकर पत्थर जो है वो बांधा जाता है और फिर उसको जो है वो बहुत ही स्पीड से घुमाया जाता है। तो वो स्पीड से घुमाने वो अपने उसके जो भी शख्स उसको घुमा रहा होता है उसके सर पे जो है वो सर्कुलर मोशन में यानी दायरवी हरकत में घूमने लगता है तेज़ी से। और इसी तरह से साइकिल के पहिए हम देखेंगे, साइकिल के पहिए में यहाँ पर साइकिल का अगर पहिया है, अगर उसमें कोई नुक्ता हम लगा दें, जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम कुछ लगा देते हैं डिज़ाइन, तो जब ये घूमता है तो ये सर्कल ये जो है हमको गोल गोल घूमता हुआ नज़र आता है। तो ये इसकी जो हरकत है ये क्या है, ये भी एक दायरवी यकसा दायरवी हरकत की मिसाल है। तो दायरवी हरकत में मुतहरिक जिस्म टी वक्त में अपने इब्तिदाई मकाम पर वापस आता हो तो जिस्म की चाल, यानी कि जहाँ से दायरवी हरकत में जो हरकत कर रहा है जिस्म वो टी वक्त में अपने इब्तिदाई मकाम से वापस आता है तो जिस्म की चाल यानी जिस्म का जो फासला होगा वो क्या होगा, चाल बराबर मुहीत बटे वक्त। एक्चुअली चाल का ज़ाब्ता क्या है, तय कुर्दा फासला, लेकिन यहाँ पर हमारा तय कुर्दा फासला कैसा है, दायरवी है। तय कुर्दा फासला बटे वक्त ये क्या है, चाल का ज़ाब्ता है। लेकिन चूँकि हमारा तय कुर्दा फासला जो है वो दायरवी है और दायरवी अशिया का जो है वो फासला अगर हमको मालूम करना है यानी उसको हम मुहीत कहेंगे, कितनी जगह कितना इसने डिस्टेंस कवर किया, कितना फासला तय किया, तो उसको हम मुहीत कहेंगे। तो यहाँ पर चाल का ज़ाब्ता क्या बनेगा, मुहीत बटे वक्त, और मुहीत का ज़ाब्ता हमको मालूम है 2 पाई r बटे टी। तो इस तरह से यहाँ पर v बराबर क्या होगा, 2 पाई r बटे टी। r क्या है, यहाँ पर दायरे का निस्फ सूत्र है। अब यहाँ पर देखिए ये झूला एक जो है वो ये भी क्या है, यकसा दायरवी हरकत की मिसाल है। जब हम झूला देखते हैं आसमानी झूला, तो हम देखते हैं कि किस तरह से झूला जो है वो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं और वो जब घूमता है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ हमको जो है दिखाई जब देता है तो कैसे इक्वली दिखाई देता है कि वो इक्वली जो है वो घूम रहा है। तो इस तरह से ये झूला भी जो है वो एक यकसा दायरवी हरकत की मिसाल है। अब हम यकसा दायरवी हरकत की सिमत कैसे मालूम करेंगे, तो यहाँ पर एक गोल घूमने वाली चक्री ली गई है। चक्री हम सभी जानते हैं, भौरा कहा जाता है जिसको। तो हम इस तरह की चक्री लेंगे और इसके किनारे पर जो है वो 1 रुपये का एक कोई भी सिक्का रख देंगे, 5 रुपये का, और फिर हम 1.1 में दिखाए गए तरीके से इसको गोल फिरा देंगे। चक्री ज़्यादा रफ्तार से घुमाने पर सिक्का किस सिमत में फेंका जाता है, इसका मुशाहिदा कीजिए। सिक्के को चक्री पर मुख्तलिफ जगहों पर रख कर ये अमल बार बार करें और हर मरतबा सिक्का जो है वो किस सिमत में फेंका जाता है इसका मुशाहिदा करना है। तो जब हम यहाँ पर सिक्के को अगर रखते हैं यहाँ पर मान लीजिए और चक्री को हम घुमाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमने जो है वो सिक्का जब यहाँ पे रखा तो इसी सिमत में गिरे। सिक्के का जो है वो गिरने का सिमत कुछ भी तय नहीं है, यानी ये दायरवी हरकत में जब घूमेगा तो ये सिक्का जो है वो कहीं पर भी गिरेगा। तो यहाँ पर सिक्का दायरवी चक्कर के निस्पुत्र उमूदन मौजूद ममासी सिमत में जाता है, यानी जो निस्पुत्र है इसका, तो उस निस्पुत्र के मौजूद निस्पुत्र पर उमूदन मौजूद ममास, यानी ये निस्पुत्र के जैसे यहाँ से मान लीजिए ये निस्पुत्र है और इसकी उमूदन जो ममास है, जो ममास यानी इसको जो टच कर रहा है, ममास की जो सिमत है वो उसी सिमत में जाता है। जिस लम्हे सिक्का फेंका जाता है उसी वक्त जिस हालत या जगह पर होगा इसके मुताबिक मखसूस सिमत में फेंका जाएगा, यानी जहाँ पे हम रख रहे हैं उसके मुखालिफ सिमत में वो फेंका जाएगा। यानी सिक्का दायरवी सिमत में घूमने के बावजूद रफ्तार की सिमत हर एक नुक्ते पर तब्दील होती है और अलग अलग जगह पे जब हम सिक्के रखेंगे तो हर जगह रखने पर उसकी सिमत कैसी होगी, अलग होगी। अभी मान लीजिए मैंने यहाँ रखी तो यहाँ पर इसका निस्पुत्र ये है और ये इसका ममासी
ममासी सिमत है तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में फेंका जाएगा। तो इस तरह से जितनी जगह हम सिक्का तब्दील करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी रफ्तार की सिमत जो है वो हर नुक्ते पर क्या होगी, तब्दील होती जाएगी। यानी जो जिस रफ्तार से वो फेंका जाएगा वो फिक्स नहीं होगा, वो हमेशा जो है वो तब्दील होता रहेगा। तो इस तरह से ये दायरवी हरकत की सिमत है। अब हम देखते हैं न्यूटन का कानून हरकत। न्यूटन के कानून हरकत में न्यूटन के 3 कानून है। तो हम इसमें देखते हैं न्यूटन का पहला कानून हरकत। अब हमको कहा गया है कि एक अमल करने के लिए कहा गया है कि एक गिलास में रेत लीजिए और इस गिलास पर एक दफ्ती रखिए, दफ्ती पर एक 5 रुपये का सिक्का रखिए। अब दफ्ती को उंगली के नाखून से ज़रब लगाइए। तो यहाँ पर हम न्यूटन के पहले कानून में देखेंगे, एक गिलास के ऊपर जो है वो एक दफ्ती पर सिक्का रखिए और फिर दफ्ती को उंगली से या नाखून से ज़रब लगाइए। तो हम देखेंगे कि जो दफ्ती है वो आगे चली जाती है और सिक्का जो है ग्लास में गिर जाता है। फिर दूसरा जो है वो मिसाल दी गई है कि रस्सी खींच के मुकाबले में। अब यहाँ पर तो मिसाल एक ही लोग दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कई लोग जो है वो साथ में इसके रहते हैं, ज़्यादा लोग भी जो है वो रस्सी खींच का मुकाबला करते हैं। तो रस्सी खींच के मुकाबले में आपने हिस्सा लिया होगा जब दोनों जानिब से अमल करने वाली कुव्वतें मसावी होती है। यानी जब रस्सी को खींचा जाता है और जब कुव्वत जो इसके ऊपर अमल कर रही है अगर वो दोनों मसावी होगी तब रस्सी का दरमियानी हिस्सा साकिन रहता है। यानी यहाँ से भी बराबर खींचा जा रहा है और यहाँ से भी बराबर खींचा जा रहा है। तो जो रस्सी का दरमियानी हिस्सा है वो कैसा रहेगा, साकिन रहेगा, यानी रुका हुआ दिखाई देगा हमको, क्योंकि यहाँ दोनों जानिब जो अमल करने वाली कुव्वतें हैं वो कैसी है, मसावी है। यानी यहाँ पे ये शख्स जितनी कुव्वत लगा रहा है इतनी कुव्वत ये शख्स भी लगा रहा है, इसलिए ये दोनों मसावी होने की वजह से, मुतवाज़न होने से कुव्वत लगाने के बावजूद भी जो है वो हमको ये दरमियानी हिस्सा जो है वो कैसा नज़र आता है, साकिन नज़र आता है। इसमें हमको कोई हरकत नज़र नहीं आती। लेकिन जब एक बाजू से अमल करने वाली कुव्वत बढ़ जाती है, लेकिन जब धीरे धीरे क्या होता है कि एक तरफ की ताकत जो है वो बढ़ जाती है और दूसरी तरफ की ताकत जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो ये कैसा हो जाता है, यानी अगर इसकी ताकत ज़्यादा है और इसकी ताकत कम है तो इसका मतलब यहाँ पर ये कैसा होगा, गैर मुतवाज़न हो जाएगा। और जब गैर मुतवाज़न होगा तो नतीजन क्या होगा, कुव्वत जो है वो जिस जानिब ज़्यादा है हमको वहाँ पर कुव्वत जिस जानिब ज़्यादा असरअंदाज होती है रस्सी का दरमियानी हिस्सा हमको उसकी तरफ नज़र आएगा। यानी कि अगर ये ज़्यादा ताकतवर है तो ये रस्सी जो है वो ज़्यादातर हिस्सा इसकी जानिब खिंचा हुआ नज़र आएगा और ये शख्स भी जो है वो ऐसा लगेगा कि उसकी तरफ खिंचा हुआ चला जा रहा है। तो इस तरह से अगर किसी जिस्म पर कोई बैरूनी गैर मुतवाज़न कुव्वत अमल ना करे तो वो जिस्म साकिन हालत में या ख़त्ते मुस्तकीम में यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा है या उसी हालत में रहेगा। यानी कि अगर कोई जिस्म के ऊपर गैर मुतवाज़न कुव्वत अमल कर रही है, यानी एक जगह ज़्यादा है और एक जगह कम है, तो वो जिस्म हमको साकिन हालत या ख़त्ते मुस्तकीम में यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा है और उसी हालत में वो हमेशा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने इसको दफ्ती को जो है वो अपने नाखून से ज़रब लगाया तो हमने सिर्फ दफ्ती पे कुव्वत लगाई तो क्या हुआ, दफ्ती जो है वो आगे बढ़ गई और वहाँ पे जो रखा हुआ सिक्का था वो उस पर हमने हरकत नहीं लगाई तो वो क्या हुआ, ये दफ्ती आगे बढ़ गई और सिक्का जो है वो ग्लास में गिर गया, क्योंकि सिक्का हमने यहाँ पर रखा था और दफ्ती को हमने यहाँ से ज़रब लगाया तो सिक्का जो है वो वहीं रहा और ये दफ्ती आगे की तरफ चली गई और यहाँ पर क्या हो गया, सिक्का जो है वो ग्लास में गिर गया। तो ये हमारा न्यूटन का जो है वो पहला कानून है। यानी कि कोई जिस्म अगर साकिन हालत या ख़त्ते मुस्तकीम में यफ्ता रफ्तार से हरकत कर रहा हो तो इस पर कोई कुव्वत अमल नहीं करती, ऐसा नहीं है। अमलन उस पर मुख्तलिफ बैरूनी कुव्वतें अमल करती है, लेकिन वो कुव्वतें एक दूसरे के मुखालिफ होने से वो क्या हो जाती है, सिफर हो जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से, जैसे कि ये दफ्ती है इसके ऊपर हमने यहाँ से कुव्वत लगाई लेकिन जो सिक्का था उसके ऊपर हमने कोई कुव्वत नहीं लगाई तो इसके उस सिक्के के ऊपर बैरूनी कुव्वत जो है वो अमल करती है, लेकिन जब बैरूनी कुव्वत अमल करती है तो वो एक दूसरे के मुखालिफ होती है। यानी कि ये सिक्का है, इसके ऊपर ये बैरूनी कुव्वत अमल कर रही है और ये सिक्के की जो कुव्वत है वो, तो दोनों मिलकर कैसे हो जाते हैं, वहाँ पर सिफर हो जाते हैं, इसलिए हमको वहाँ पर कोई हरकत नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये सिफर हो जाती है और हमको वो चीज़ जो है वो हरकत करती हुई नज़र नहीं आती। तो न्यूटन के पहले कानून को जो है वो जमूद का कानून भी कहा जाता है, यानी अजसाम की रफ्तार की हालत खुद ना बदलने की वजाहत की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूटन का पहला कानून क्या है कि अगर कोई जिस्म साकिन हालत में है
या कोई जिस्म मुतहरिक है, यानी कोई जिस्म अगर एक जगह खड़ा है, रुका हुआ है, या कोई जिस्म हरकत कर रहा है, तो वो उस वक्त तक उसी हालत में रहेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई बैरूनी ताकत अमल ना करे। तो ये क्या है, ये न्यूटन का पहला कानून हरकत है। तो इस तरह से इसको जमूद का कानून भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर भी अजसाम की रफ्तार की हालत जो है वो खुद नहीं बदलती। तो इस तरह से अजसाम की साकिन हालत या जिस्म की ख़त मुस्तकीम में यकसा रफ्तार से हरकत में तब्दीली लाने या तब्दीली पैदा करने वाली गैर मुतवाज़न क़ुव्वत की वजाहत दी जाती है। तो इस तरह से जमूद की तमाम मिसालें जो है वो न्यूटन के हरकत के पहले कानून की मिसाल है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मिसालें दी गई थी। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर न्यूटन के फर्स्ट कानून की और भी मिसालें। मिसाल के तौर पर ये बॉल जो है वो एक ही लाइन में इसको लटकाया गया है। अब यहाँ से एक बॉल जो है वो जब तक इसके ऊपर, यानी जब तक ये क़ुव्वत इस पर अमल नहीं करेगी, जब तक इसके अंदर हरकत पैदा नहीं होगी। तो ये क्या है, ये इसको जो है वो न्यूटन का पहला कानून कहते हैं। दूसरी मिसाल देखिए, जब तक इस बॉल से जो है वो इन्हें ज़र्ब नहीं किया जाएगा, इसे मारा नहीं जाएगा, जब तक इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, तो ये जो है वो न्यूटन का पहला कानून क्या है कि किसी भी जिस्म जो साकिन हालत में है या ख़त मुस्तकीम की हालत साकिन हालत में है या मुतहरिक हालत में है, जब तक उसके ऊपर कोई बैरूनी क़ुव्वत अमल नहीं करेगी, उसमें जो है वो हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक न्यूटन का दूसरा कानून हरकत। अब इसमें हम न्यूटन के दूसरे कानून हरकत में कहा गया, अमल करके देखिए। अपने दोस्त को यकसा जसामत की प्लास्टिक और रबर की गेंद ऊंचाई से नीचे फेंकने के लिए कहिए। आप गेंद को हवा में पकड़ लें। आप किस गेंद को आसानी से पकड़ सकते हैं? अब यहाँ पर 2 बॉल दिए गए, एक है ये प्लास्टिक का बॉल है और दूसरा जो है ये रबर का बॉल। हम जानते हैं कि प्लास्टिक का जो बॉल है वो हल्का होता है और रबर का बॉल जो है वो इससे वज़न में जो है वो इसकी कमियत जो है वो ज़्यादा है और इसकी कमियत कम है, इस तरह से हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको ऊंचाई से फेंकने के लिए कहा गया एक दोस्त को, तो अगर वो दोस्त ऊंचाई से फेंक रहा है और यहाँ पर हम कैच पकड़ रहे हैं, तो कौन से बॉल पकड़ना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा? तो यहाँ पर रबर का बॉल पकड़ना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि इसकी कमियत जो है वो कम है और हम आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। इसके बाद आप दोस्त को एक गेंद आहिस्ता से फेंकने के लिए कहिए और उसको पकड़ने की कोशिश करें। फिर इसके बाद में हम अपने दोस्त को सामने यहाँ पर कहिए कि हम बॉल फेंकें और पहले उसको स्लो फेंकने के लिए कहें। तो जो बॉल स्लो फेंका जाएगा वो हम आसानी से उसको पकड़ लेंगे, और दूसरा जो है वो उसी गेंद को अगर ज़ोर से पूरे रफ्तार के साथ यानी प्रेशर के साथ फेंका जाएगा, पूरी ताकत लगाकर, तो ज़ोर से, तो उसको पकड़ना हमारे लिए जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस तरह से इसका गेंद फेंकने का जो ताल्लुक़ है रफ्तार के ऊपर है। रफ्तार कम थी तो बॉल को पकड़ना आसान था, और रफ्तार जब ज़्यादा थी तो बॉल को पकड़ना हमारे लिए मुश्किल था। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कमियत और रफ्तार जो है वो, क़ुव्वत का असर जो है वो कमियत और रफ्तार पर मुनहसर है, यानी कि सामने वाली जो चीज़ है उसका वज़न कितना है और उसकी रफ्तार कितनी है। रफ्तार अगर बहुत तेज़ हो तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है पकड़ना। मिसाल के तौर पर जब हम क्रिकेट देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो बॉलर जो है वो बॉलिंग करता है, और जब बल्लेबाज जो है वो उसको अपने गेंद को जो है वो बैट से जब मारता है बहुत तेज़ के साथ में, तो उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है कि कोई चीज़ की अगर रफ्तार कम होगी तो उसको पकड़ना आसान होगा, और रफ्तार बहुत ज़्यादा होगी तो उसको पकड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए क़ुव्वत का जो असर है वो कमियत और रफ्तार पर मुनहसर होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि क़ुव्वत के असर में, यानी क़ुव्वत के असर में शिद्दत पैदा करने के लिए हमको कमियत और रफ्तार दोनों की ज़रूरत होती है, और इस को जो है वो साइंसदान न्यूटन ने मियारी हरकत का नाम दिया है। तो हम आगे देखते हैं यहाँ पर। एक जिस्म के दूसरे जिस्म पर टकराने के असरात इस जिस्म की कमियत और इसकी रफ्तार पर मुनहसर होते हैं, यानी क़ुव्वत के असर में शिद्दत पैदा करने के लिए जिस्म की कमियत और रफ्तार को जोड़ने से अच्छे नतीजे की वजह बनता है।
और इस खासियत को न्यूटन ने जो है वो मियारे हरकत यानी कि v कहा है। अब मियारे हरकत के लिए कद्र और सिमत दोनों की ज़रूरत होती है। मियारे हरकत की सिमत रफ्तार की सिमत होती है। MKS निज़ाम में मियारे हरकत की इकाई जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है और CGS निज़ाम में इसकी इकाई जो है वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो किसी जिस्म पर अमल करने वाली गैर मुतवाज़ी क़ुव्वत रफ्तार में तब्दीली पैदा करती है, तो इसी क़ुव्वत से मियारी हरकत में भी तब्दीली आती है। जिस्म की मियारी हरकत में तब्दीली लाने के लिए दरकार क़ुव्वत का इन्हिसार मियारी हरकत की तब्दीली की शरह पर होता है। यानी कि अगर हम जितनी क़ुव्वत से हम चीज़ फेंकेंगे तो वो चीज़ का इन्हिसार जो है वो मियारे हरकत की तब्दीली पर होता है। अब मियारे हरकत यानी क्या है वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं मियारे हरकत P क्या है। तो मियारे हरकत यानी कि रफ्तार और कमियत का हासिल ज़र्ब है और ये सिमती मिकदार है। हमने ऊपर पढ़ा कि मियारे हरकत के लिए जो है वो सिमत और कद्र दोनों की ज़रूरत होती है, यानी किस सिमत में जाना है और कितना जाना है वो मालूम होना ज़रूरी है। तो इसलिए मियारे हरकत P बराबर क्या है, M और V, रफ्तार और कमियत। तो यहाँ पर हरकत जो है वो P बराबर मियारे हरकत है, M यानी कमियत है और V यानी चाल है। अब यहाँ देखेंगे हम तारीफ़। मियारे हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली क़ुव्वत के रास्त तनासुब में होती है और मियारे हरकत की तब्दीली क़ुव्वत की सिमत में होती है। मियारे हरकत में जो तब्दीली होगी वो उसके क़ुव्वत के सिमत में होगी, जहाँ से क़ुव्वत लगाई जाएगी उस सिमत में वो तब्दीली वाक़ई होगी। तो यहाँ पर हम हल करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि M जो है वो कमियत है और एक जिस्म की इब्तिदाई रफ्तार u है और इस रफ्तार की सिमत जो है वो F क़ुव्वत अमल करने से t वक्त के बाद इसकी रफ्तार जो है वो v हो जाती है, यानी आखिरी रफ्तार v है। तो यहाँ पर जिस्म की इब्तिदाई मियारे हरकत क्या होगी, mv, क्योंकि इसकी इब्तिदाई मियारे हरकत क्या है, मियारे हरकत यानी कि M और M यानी कमियत है और U यानी कि इसकी इब्तिदाई रफ्तार है। तो इसलिए इसका इब्तिदाई मियारे हरकत होगी MU और इसकी t वक्त के बाद इस जिस्म की आखिरी मियारे हरकत कितनी होगी, v होगी, कमियत और इसकी आखिरी रफ्तार। अब यहाँ पर मियारे हरकत की तब्दीली की शरह क्या है, मियारे हरकत की तब्दीली बटे वक्त, कि उसको करने के लिए कितना वक्त लग रहा है। अब इसके बाद में हम देखेंगे मियारे हरकत की तब्दीली की शरह MA बराबर MV नफ़ी MU बटे T। यहाँ पर असरा का ज़ाब्ता हमको मालूम है, तो इसरा का ज़ाब्ता क्या है, V माइनस U बटे T। अब यहाँ पर मियारे हरकत की तब्दीली की शरह ले रहे तो हम यहाँ पर कमियत करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, MA बराबर MV नफ़ी MU बटे T। क्योंकि क़ुव्वत लगाने पर जो है वो जो रफ्तार में अगर तब्दीली होती है, रफ्तार में तब्दीली पैदा हो रही है, यानी कि वहाँ पर इसरा है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, MA बराबर MV नफ़ी MU बटे T। अब यहाँ पर M मुश्तरक निकालेंगे, V नफ़ी U बटे T। तो ये मियारे हरकत की तब्दीली की शरह हो गई। अब न्यूटन के दूसरे कानून हरकत के मुताबिक मियारे हरकत की तब्दीली की शरह जो है वो अमल करने वाली क़ुव्वत के रास्त तनासुब में होती है। तो रास्त तनासुब में होती है ये यहाँ, यानी कि MA जो है वो रास्त तनासुब में F जो क़ुव्वत लगाई जा रही है। अब यहाँ पर MA रास्त तनासुब में F के, तो MA बराबर KF होगा। यहाँ से रास्त तनासुब हटाएंगे, बराबर की अलामत लगाएंगे तो K लगाया जाएगा। K जो है वो मुस्तकिल है जिसकी कीमत 1 है, तो इसलिए यहाँ पर F यानी F बराबर हमको क्या मिलेगा, M ज़र्ब A। तो यहाँ पर F क्या है, क़ुव्वत है, M जो है वो कमियत है और A यानी कि इसका इसरा है। तो इस तरह से मियारे हरकत की मसावात बनेगी हमारे पास, F बराबर M ज़र्ब A। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। इसी की एक मिसाल दी गई है। इसके बाद हम एक और मिसाल देखते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर, फ़र्ज़ कीजिए कि साकिन हालत में मौजूद दो अलग अलग अज्साम है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक गाड़ी है और यहाँ पर जो है वो एक बॉल पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों का इब्तिदाई मियारे हरकत साकिन है, यानी कि रुका हुआ है, खड़ा है, यहाँ पर रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इनका इब्तिदाई मियारे हरकत कितना होगा, 0 होगा दोनों का भी।
अब फ़र्ज़ कीजिए कि मखसूस वक्त में दोनों अजसाम पर मुकर्ररा क़ुव्वत F अमल की, यानी कि एक मखसूस टाइम में सेम ही वक्त में इनके ऊपर जो है वो F क़ुव्वत अमल करती है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी F क़ुव्वत अमल करती है। तो हल्का जिस्म वज़नी जिस्म से ज़्यादा रफ्तार से हरकत करेगा, लेकिन ऊपर के ज़ाब्ते के मुताबिक जहन में आता है कि दोनों अजसाम के मियार हरकत में तब्दीली की शरह मसावी यानी F होगी, और इनमें होने वाली तब्दीली भी जो है वो FT के मसावी होगी। इसलिए मुख्तलिफ अजसाम पर यकसा वक्फ़े के लिए यकसा क़ुव्वत अमल करे तो मियार हरकत की तब्दीली जो है वो यकसा होती है। अब यहाँ पर कहा गया, यहाँ पर हमने ताकत लगाई, फोर्स लगाया, क़ुव्वत लगाई। स्टार्टिंग में ये जिस्म जो है वो साकिन था, यानी बॉल, और यहाँ पर समझ लीजिए टेबल है या तो गाड़ी है, तो ये सिफ़र, इनका जो मियार हरकत जो सिफ़र था। जब दोनों पे फोर्स लगाया गया, क़ुव्वत लगाई गई, तो यहाँ पर एक कहा गया है कि जिसके ऊपर जितनी ज़्यादा क़ुव्वत लगाई जाएगी उसकी रफ़्तार जो है वो उतनी तेज़ होगी। लेकिन यहाँ पर इसके पहले कहा गया है कि दोनों अजसाम के मियार हरकत में तब्दीली की शरह जो है वो मसावी होती है, यानी यहाँ पर F जो फोर्स लगाया गया, F जो क़ुव्वत लगाई गई, इनमें जो तब्दीली होगी यानी कि FT जो सेम वक्त में इनके ऊपर सेम क़ुव्वत लगाई गई, ये FT क्या होंगे, एक दूसरे के मसावी होंगे। इसलिए मुख्तलिफ अजसाम पर अगर यकसा वक्फ़े में यानी एक ही वक्त पर यकसा क़ुव्वत लगाई गई तो उनका मियार हरकत भी कैसा होगा, यकसा होगा, यानी उनके अंदर जो तब्दीली होगी वो कैसी होगी, यकसा होगी, ना कि जिस पर ज़्यादा क़ुव्वत लगाया गया वो ज़्यादा उसकी रफ़्तार होगी और कम क़ुव्वत लगाया गया तो कम रफ़्तार होगी। ऐसा नहीं है, बल्कि ये ध्यान रखना है कि यकसा वक्त पर अगर किसी जिस्म पर यकसा क़ुव्वत लगाई गई तो वहाँ पर होने वाली जो मियार हरकत की तब्दीली है वो भी जो है वो यकसा होगी। यहाँ पर SI निज़ाम में क़ुव्वत की इकाई जो है वो न्यूटन है। ये सब तमाम इकाइयाँ आपको याद रखना है अपने साइंस की बुक में। पीछे आप जो है वो इकाइयाँ लाइन से लिखते चलिए सबक के साथ साथ, ताकि एग्ज़ाम्स में एक बार आप उसको अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर सकें। न्यूटन यानी कि 1 किलोग्राम 1 kg कमियत वाले जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसरा पैदा करने वाली क़ुव्वत को जो है वो 1 न्यूटन कहते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी तारीफ़ दी गई है। 1 न्यूटन का मतलब है 1 किलोग्राम ज़र्ब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। CGS निज़ाम में क़ुव्वत की इकाई जो है डाइन है। डाइन यानी 1 ग्राम कमियत वाले जिस्म में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक इसरा पैदा करने वाली क़ुव्वत को एक डाइन क़ुव्वत कहते हैं। एक डाइन बराबर 1 ग्राम ज़र्ब 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर आइए दिमाग पर जोर दे, एक सवाल दिया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं, मैदानी खेलों में ऊंची छलांग लगाने वाले खिलाड़ियों के लिए ज़मीन पर रेत की मोटी तह का इंतज़ाम क्यों किया जाता है? क्योंकि खिलाड़ी जो है वो ऊंचाई से छलांग लगाते हैं और रेत जो है वो हल्की होती है और उस पर गिरने पर जो है वो खिलाड़ियों को चोट नहीं आती। इसके बाद न्यूटन का तीसरा कानून हरकत देखते हैं हम। पिछली जानिब सुराख वाली प्लास्टिक की कश्ती लीजिए और एक गुब्बारे में हवा भरकर कश्ती के सुराख पर लगाइए और कश्ती को पानी में छोड़िए। जैसे जैसे गुब्बारे की हवा बाहर निकलेगी और इसका कश्ती पर क्या असर होगा और क्यों? न्यूटन के पहले 2 कानून हरकत में क़ुव्वत और क़ुव्वत के असरात की मालूमात हमको मिलती है। तो यहाँ पर क्या असर होगा इस पर कि जैसे जैसे गुब्बारे से हवा बाहर निकलेगी, कश्ती के अंदर जो सुराख था उसके ज़रिए जो है वो पानी अंदर की तरफ आने लग जाएगा। अब यहाँ पर कुदरत में क़ुव्वत तन्हा नहीं रह सकती। क़ुव्वत ये 2 अजसाम के दरमियान जो है वो बाहिमी अमल है। क़ुव्वत हमेशा जोड़ी में अमल करती है। जिस वक्त एक जिस्म दूसरे जिस्म पर क़ुव्वत लगाता है, इसी वक्त दूसरा जिस्म भी पहले जिस्म पर क़ुव्वत लगाता है। तो जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने इसके पहले रस्सी का जो खेल है वो देखा है हमने कि एक रस्सी के ज़रिए जो है वो कुछ बच्चे यहाँ इस तरफ है और कुछ बच्चे जो है इस तरफ है, तो ये क़ुव्वत लगाते हैं। तो जिसकी क़ुव्वत ज़्यादा होती है वहाँ पर जो है वो रस्सी उस तरफ खींची जाती है। फिर यहाँ पर जब दूसरी जानिब दूसरी क़ुव्वत लगाते हैं तो फिर वो रस्सी उस तरफ आ जाती है। यानी कि जैसा जैसा क़ुव्वत लगाया जाता है उसका फ़ौरन जो है वो हमको रद्द अमल नज़र आता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर तीर जो है वो तीर कमान से हम जो है तीर छोड़ते हैं, तो उस वक्त हम देखते हैं कि ये तीर कमान को हम यहाँ पर इसको पीछे की जानिब खींचते हैं। यहाँ पे जो लगा हुआ आता है इसके ऊपर तीर कमान रखकर हम इसको पीछे की तरफ खींचते हैं और पूरी क़ुव्वत के साथ जो है वो हम अपनी तीर को आगे छोड़ते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही हम इस कमान के इस हिस्से को
पीछे की तरफ खींचते हैं, तीर जो है वो इसका रद्द-ए-अमल क्या होता है कुव्वत का, कि तीर जो है वो आगे की तरफ जो है वो निकल जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमेशा दो अजसाम के दरमियान जो है कुव्वतें हमेशा मसावी और मुखालिफ सिमत में होती है। ये तस्वुर न्यूटन के तीसरे कानून हरकत में दर्ज है। पहले जिस्म की दूसरे जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत को कुव्वत अमल कहते हैं, तो दूसरा जिस्म जो है वो पहले जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत को। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मिसालें हैं। इसमें हम देखेंगे कि एक बॉल जो है वो उसके ऊपर अगर हम बैठते हैं और बैठ कर जो है हम उछलते, इस पर कुव्वत लगाते हैं, तो ये कुव्वत जो है वो इस पर जो हमने कुव्वत लगाई, फिर ये क्या करता है मुखालिफ जानिब ये अमल होता है। इसका रद्द अमल क्या दिखाता है, हम इसके ऊपर जो है वो उछाले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से कुव्वत लगाई और इसका रद्द अमल ये हुआ कि हम जो है वो इसके ऊपर से उछाले गए, यानी ऊपर की तरफ हम उठ गए। इसी तरह से यहाँ पर बोटिंग जब हम करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं बोटिंग के वक्त जो है वो इस पानी को जो है वो हम पीछे की तरफ ढकेलते हैं, इस तरफ ढकेलते हैं अपोजिट, यहाँ पर इस तरफ, तो हमारी नाव जो है वो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, यानी यहाँ पे भी काम हो रहा है और फिर उसका रद्द अमल क्या हो रहा है कि ये बोट जो है वो आगे चल रही है, यहाँ पर भी जो है वो कुव्वत लग रही है। तो इस तरह से हर कुव्वत का जो है वो रद्द अमल दिखाई देता है और उसी वक्त जब रद्द अमल होता है कुव्वत का तो काम वहाँ पर काम होता है। तो यहाँ पर हर एक कुव्वत अमल के लिए मसावी असर का उसी वक्त होने वाला कुव्वत रद्द अमल मौजूद होता है और इनकी सिमत एक दूसरे के मुखालिफ होती है, यानी जो भी रद्द अमल दिखाई देता है वो कुव्वत हमेशा मुखालिफ सिमत में होती है। उसकी मिसाल ये है। इसके बाद हम मेले में जाते हैं घूमने फिरने, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि जंपिंग्स होते हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए, तो बच्चे उस पर जब कूदते हैं, तो जब बच्चे कूदते हैं तो बच्चे जो है वो ऊपर की तरफ ढकेले जाते हैं। तो इस तरह से जब बच्चों ने अपनी कुव्वत लगाई इस चीज़ पर, तो फिर यहाँ पर मुखालिफ जानिब में जब यहाँ से कुव्वत लगी तो बच्चे क्या हुए, ऊपर की तरफ जो है वो ढकेले गए। तो इस तरह से हमेशा जो कुव्वत अमल करती है एक दूसरे के ऊपर वो मसावी होती है, लेकिन हमेशा मुखालिफ सिमत में काम करती है। तो न्यूटन का जो है वो ये तीसरा कानून है कि हर अमल का जो है वो रद्द अमल पाया जाता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि अमल और रद्द अमल ये कुव्वत को वाज़ेह करने वाली चीज़ें हैं। ये कुव्वतें जोड़ी में अमल करती है। कुव्वत का वजूद जो है वो आज़ादाना तौर पर नहीं होता। कुव्वत अमल और कुव्वत रद्द अमल बैक वक्त अमल करती है, यानी एक ही वक्त में ये काम करते हैं, तभी वहाँ पर जो है वो काम होता है। तो कुव्वत अमल और कुव्वत रद्द अमल मुख्तलिफ अक़साम पर अमल करती है। वो एक ही जिस्म पर अमल नहीं करती, इसलिए ये कुव्वतें एक दूसरे का असर ज़ायल नहीं कर सकती। वो एक ही जिस्म पर काम नहीं करती बल्कि दो अलग अलग चीज़ों पर काम हो रहा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ नाव चलाया जा रहा है, तो यहाँ पर एक कुव्वत जो है वो पानी में लग रही है और एक कुव्वत जो है वो ऊपर बोट पर लग रही है। तो इस तरह से बैक वक्त में जो है एक ही चीज़ पर कुव्वत नहीं लगाई जा सकती और नहीं लगाई जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कानून बकाए मियारी हरकत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फ़र्ज़ कीजिए कि दो जिस्म हैं ए और बी। ए जिस्म की कमियत जो है वो m1 है और इसकी इब्तिदाई रफ्तार जो है वो u1 है। इसी तरह बी जिस्म की कमियत m2 है और इसकी इब्तिदाई रफ्तार जो है वो u2 है। मियारी हरकत के ज़ाब्ते के मुताबिक जिस्म ए का इब्तिदाई मियारी हरकत क्या होगा, m1 u1 होगा और बी जिस्म का मियारी हरकत क्या होगा, m2 u2 होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या कहा गया है कि जिस वक्त इन दोनों में तसादुम होगा, यानी कि यहाँ पर जब ये आमने सामने जब आएंगे तसादुम होगा इनके बीच में, तो जिस्म ए पर और जिस्म बी से F1 जो है वो कुव्वत अमल करेगी और जिस्म ए में जो है विसरा पैदा होगा। यानी जब इसके अंदर जो है वो अचानक टकराव होगा तो इसमें क्या होगा, जिस्म बी के अंदर जो है वो F1 कुव्वत यहाँ पर अमल करेगी। जब तो F1 कुव्वत जब इससे टकराव होगा तो इसकी कुव्वत इस पर अमल करेगी और यहाँ पर हरकत पे इसरा पैदा होना, यानी कि यहाँ पर बी में जो है वो हरकत पैदा होगी, यानी कि इसरा पैदा होगा। ठीक है, और जिसकी रफ्तार जो है वो v1 होगी और जब यहाँ पर हरकत पैदा होगी तो इसकी रफ्तार जो है वो v1 होगी उस वक्त। तो लिहाजा तसादुम के बाद ए जिस्म का मियारे हरकत कितना होगा, m1 v1 होगा। यहाँ पर जब तसादुम होगा तो ये m1 v1 हो जाएगा, यानी कि आखिरी रफ्तार हो जाएगी उसकी। इसलिए और न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक जो है वो जिस्म ए भी जिस्म बी पर मसावी कुव्वत से मुखालिफ सिमत में अमल करेगा।
न्यूटन का तीसरा कानून क्या है कि हर कुव्वत का जो है वो रद्द अमल होता है। तो जब यहाँ पर इसका रद्द अमल होगा तो जिस्म ए भी जो है वो जिस्म बी पर मसावी कुव्वत में मुखालिफ सिमत में अमल करेगा, और उस वक्त इस मयार हरकत में जो तब्दीली होगी वो क्या होगी, इसकी रफ्तार v2 होगी। तो इस तरह से बी जिस्म की जो मयार हरकत होगी वो m2 v2 होगी। और अगर बी जिस्म पर f2 कुव्वत अमल करती है तो यहाँ पर f1 और f2 बराबर होंगे, क्योंकि न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक जो है वो जो कुव्वतें अमल करती है इसके अंदर वो एक दूसरे के मसावी होती है, यानी कि f1 बराबर होगा f2 के। तो इस तरह से हमको ज़ाब्ता एक मालूम है कि f बराबर जो है वो ma के है। तो इस तरह से अगर f1 बराबर है f2 के तो यहाँ पर f2 जो है वो बराबर होगा f1 के, लेकिन नफ़ी के, क्योंकि मुखालिफ कुव्वत जो है वो अमल हो रही है, यानी ये इसका रद्द अमल हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर f2 जो है वो बराबर होगा नफ़ी f1 के। तो यहाँ f2 यानी कि m2a2, क्योंकि f का ज़ाब्ता जो है वो f का जो ज़ाब्ता है ma है, इसलिए यहाँ पर m2a2 बराबर नफ़ी m1a1 होगा। अब यहाँ पर a का ज़ाब्ता क्या है, इसरा का ज़ाब्ता क्या है, v माइनस यू बटे t है। तो इस तरह से यहाँ पर हम a2 की कीमत अगर रखेंगे तो क्या होगा, m2 इस तरह से ही रहेगा, और a2 की कीमत क्या होगी, v2 माइनस u2 बटे t। इसी तरह से हम m1 यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ a की जगह पे हम क्या रखेंगे, v1 माइनस u1 बटे t, क्योंकि यहाँ पर a का जो ज़ाब्ता है, इसरा का ज़ाब्ता जो है वो आखिरी रफ्तार नफ़ी इब्तिदाई रफ्तार बटे t। तो हम ये कीमत इसके अंदर रखेंगे। अब यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो t और t है, तो जब हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे बराबर की इस तरफ, तो ये दूसरे से कट जाएगा, क्योंकि तकसीम में है तो यहाँ पर ज़र्ब में चला जाएगा, और जब ज़र्ब में चला जाएगा यहाँ पर तो ये एक दूसरे से तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये t और t कैंसिल हो गया, क्या बचा, m2 v2 माइनस u2 m1 v1 माइनस u1। अब यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट से ज़र्ब करेंगे तो m2 v2 नफ़ी m2 u2, और इसी तरह से हम इसको नफ़ी m1 को ज़र्ब करेंगे तो नफ़ी m1 v1, और ये नफ़ी क्या होगा, जमा m1 u1। तो इस तरह से हम v को जो है एक तरफ रखेंगे और u वाले को एक तरफ रखेंगे। तो m2 v2 है, यहाँ से m1 v1 नफ़ी है, यहाँ लाएंगे तो जमा में हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ m1 u1 है, नफ़ी को हम यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, m2 u2। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी कुल इब्तिदाई मियारी हरकत जो है वो बराबर होगी इसकी कुल आखिरी मियारी हरकत के। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि v यानी कि इसकी आखिरी रफ्तार है और u यानी कि इसकी इब्तिदाई रफ्तार है। तो यहाँ पर m1 मियारी हरकत का ज़ाब्ता जो है वो, तो यहाँ पर ये इसकी कुल इब्तिदाई मियारी हरकत है और इसकी कुल आखिरी मियारी हरकत जो है वो एक दूसरे के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर दो अजसाम पर अगर बैरूनी कुव्वत अमल ना करे तो कुल इब्तिदाई मियारी हरकत और कुल आखिरी मियारी हरकत कैसी होगी, मसावी होगी। यानी अगर कोई बैरूनी कुव्वत इसके ऊपर अमल नहीं करती है तो इसकी इब्तिदाई आखिरी रफ्तार और मियारी हरकत जो है वो मसावी होगी। अजसाम की तादाद कितनी भी हो तब भी यही उसूल लागू होगा, यानी कि कोई भी शय की कितनी भी तादाद हो, ज़्यादा हो कम हो, उससे उसका कोई असर नहीं होगा। अगर इसके ऊपर कोई बैरूनी कुव्वत अमल नहीं करती है तो इसकी इब्तिदाई मियारी हरकत और आखिरी मियारी हरकत जो है वो एक दूसरे के मसावी होगी। तो इस तरह से दो अजसाम के तसादुम में अगर कोई बैरूनी कुव्वत अमल ना करे तो इनका कुल मियारी हरकत जो है वो मुस्तकिल रहता है, वो बदलता नहीं। अगर ये आपस में एक दूसरे का तसादुम होता है तो क्या होता है, इनके अंदर अगर कोई बैरूनी कुव्वत अमल नहीं करेगी तो इनका मियारी हरकत जो है वो मुस्तकिल रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये न्यूटन के तीसरे कानून हरकत का ज़िम्नी कानून है। तसादुम के बाद भी मियारी हरकत मुस्तकिल रहता है। तसादुम के बाद अजसाम का मियारी हरकत तकसीम हो जाता है और एक जिस्म का मियारी हरकत कम तो दूसरे जिस्म का मियारी हरकत बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर ये इससे टकरा रहा है और जब इसका मियारी हरकत कम होगा तो एक दूसरे का मियारी हरकत जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे दो अजसाम के तसादुम में तसादुम से पहले का कुल मियारी हरकत और तसादुम के बाद का कुल मियारी हरकत क्या है, मसावी है। जो इसका इब्तिदाई मियारी हरकत था और जो बाद आखिरी मियारी हरकत था वो क्या है, मसावी है। ये हमने मसावात के ज़रिए इसको समझा। अब इस उसूल को समझने के लिए बंदूक से दागी गई गोली की हम मिसाल लेते हैं। जब m1 कमियत की गोली m2 कमियत वाले बंदूक से दागी जाती है, यानी कि जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो ये m1 कमियत वाली इसके अंदर गोली है
तो ये गोली की कमियत m1 है और बंदूक की कमियत जो है वो m2 है। तब रफ्तार से जाने वाली गोली का मियारी हरकत जो है वो m1 v1 होगा और गोली दागने से पहले और गोली और बंदूक दोनों साकिन हालत में होने से इब्तिदाई कुल मियारी हरकत 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर m1 v1 जमा m2 v2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर ये मसावत दी गई है। यानी गोली आगे जाने से बंदूक मुखालिफ सिमत में हरकत करती है। हम देखते हैं कि जब गोली चलाई जाती है तो गोली जो है वो आगे की तरफ जाती है, तो बंदूक जो है वो थोड़ी सी पीछे की तरफ ढकेली जाती है। तो ये क्या है, इसका ये रद्द अमल है। तो इस तरह से ये रद्द अमल की हरकत है। बंदूक रद्द अमल की रफ्तार जो है वो v2 से मुखालिफ सिमत हरकत करती है। तो बंदूक रद्द अमल की रफ्तार v2 है क्योंकि आखिरी रफ्तार है इसकी। तो यहाँ पर हम मसावत को तरतीब देंगे, यानी जमा जो है वो बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नफ़ी m2 v2 हो जाएगा। और हमको v2 मालूम करना है तो v2 बराबर इसके साथ ये यहाँ पर ये ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ में आकर क्या बन जाएगा, बटे बन जाएगा। यानी कि नफ़ी m1 m2 ज़र्ब v1। तो इस तरह से बंदूक की कमियत गोली की कमियत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होने की वजह से बंदूक की रफ्तार गोली की रफ्तार के मुकाबले में कम होती है। यानी कि बंदूक की कमियत जो है वो गोली की कमियत से बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो बंदूक की रफ्तार है गोली की रफ्तार से के मुकाबले में कम हो जाती है। तो बंदूक का मियारी हरकत और गोली का मियारी हरकत मसावी और मुखालिफ सिमत में होते हैं। यानी ये मसावी भी होते हैं और मुखालिफ सिमत में भी होते हैं। इसलिए यहाँ मियारी हरकत साकिन होता है। रॉकेट दागने में भी यही मियारी हरकत साकिन होता है, यानी रॉकेट दागने में भी जो है वो इसी कानून का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल होता है। इसके क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह हम डालेंगे और जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स है और जो किताब में इजाफी सवालात है वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द आपको भेजा जाएगा।